हेलो बेटा। हेलो हेलो हेलो। आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल, विजिबल, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है बिल्कुल। मैं एक बार रिवीजन तो कराऊंगा ही, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, पहले रिवीजन कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कंटिन्यू करते हैं। आज का टारगेट देख लो, रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस में आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, बायोटेक का मैंने बताया ना, मैक्सिमम क्वेश्चन 13 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। तो इसके मैं पार्ट्स को टुकड़ों में तोड़ करके करा रहा हूं। जैसे एक पार्ट मैंने करा दिया आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा मैं आज करा दूंगा। यस, पूरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, लगभग लगभग आ ही रहा है, ठीक है। तो वो आज मैं पीवीक्यू भी कराने वाला हूँ, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट लेक्चर में क्या कराया था हमने। कल सबसे पहले मैंने बात की थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, टुडे बायोटेक्नोलॉजी और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पूरा फोकस इधर करना आज, ठीक है। मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगा, सीधा फोकस इधर करना, ठीक है। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो समझना मेरी बात। अगर मैं ओल्ड बायोटेक की बात करता हूं तो मैंने बताया था जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज करते हो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हो कर्ड बनाने के लिए, या कह सकते हो आप डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो यही आपकी मेन बायोटेक्नोलॉजी थी। आज की डेट में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि डीएनए वैक्सीन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, या जीन थेरेपी, ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आता है। हाँ, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है? ये कहती है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कहती है कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इट इज अ इंटीग्रेशन। ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का ऑर्गेनिज्म से, सेल से, पार्ट से, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोगस एनालोगस बनाना डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेसिक प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। तो पहले केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है बेटा कि जिस एटमॉस्फेयर में, एम्बियंस में आप वर्क करोगे उसको कंटामिनेशन फ्री रखना, समझे? हाँ, कंटामिनेशन फ्री रखना, ये है आपकी, ठीक है, जेनेटिक केमिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए अलग अलग टाइप के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। बट कंटामिनेशन फ्री का मतलब है जिस, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पर काम कर रहे हो, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही वहां पर होना चाहिए, समझे? ठीक है, हाँ। तो वही यहां पर होना चाहिए, क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो कोई और दूसरे बैक्टीरिया कंटामिनेशन ना कर जाए तो सारे एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाएंगे। तो उसी को मेंटेन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग कल मैंने बताया था भाई, मैनिपुलेशन ऑफ जीन। जब जीन में आप मैनिपुलेशन करते हो, एडिशन डिलीशन करते हो, तो डायरेक्ट इफेक्ट कहां मिलेगा? उसका फिनोटिपिक करेक्टर पर, या सीधा फिनोटिपिक करेक्टर चेंज हो जाएंगे। ये कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी, ठीक है। मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से बेटर क्यों है? क्योंकि इवोल्यूशन में आपने देखा होगा, या स्टार्टिंग में एनिमल किंगडम में आपने देखा होगा, एसेक्सुअल स्टार्टिंग में डोमिनेंट था, पर वेरिएशन नहीं आ रहे थे। वेरिएशन कब से स्टार्ट हुए? जब सेक्सुअल स्टार्ट हुआ। तो सेक्सुअल वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन बताया था, भाई एक गांव की गाय दूसरे गांव की भैंस, ठीक है। तो भाई एक गांव से दूसरे गांव तक ही एक सीमा होती थी ग्रामीण लोगों की, ठीक है, उस समय किसान की, ठीक है। तो बहुत अच्छी ब्रीड नहीं हो पाती थी इसीलिए, क्योंकि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता था। कुछ अच्छे गुण आ जाते थे पर साथ में बुरे गुण भी आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेकर के आए तो हम डिजायरेबल जीन को ही आगे ट्रांसफर होने देते हैं और अनडिजायरेबल जीन को रोक देते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी है, ठीक है। यानी इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जीन क्लोनिंग है, जीन ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ डिजायरेबल जीन ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और अनडिजायरेबल जीन को आप रोक दोगे। इसी को समझाने के लिए मैंने जीन क्लोनिंग समझाया था। अभी जीन क्लोनिंग, जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है। अब मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले आप भाई जीन को डायरेक्ट होस्ट में डाल दो और जीन अपनी कॉपी खुद बना लेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई भी जीन सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता, किसी भी जीन के पास ओआरई साइट नहीं होती, ठीक है। वो अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा, सिंपल सी बात है। उसको कोई ऐसा वेक्टर चाहिए, ठीक है, जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी हो।
या उस जीन को मेन क्रोमोसोम से जोड़ने की एबिलिटी हो, कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा मिल जाएगा तो आपके जीन की मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी किसी होस्ट के अंदर, क्लियर है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने स्पेशली स्टडी की कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड यहाँ पर वेक्टर का की तरह काम करते हैं। सर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब है वाहक, जो आपको बिठाएगा और किसी होस्ट में लेकर के जाएगा, वो वेक्टर कहलाता है, क्लियर है। तो वेक्टर कौन होता है बेटा? वेक्टर वो होता है जो जीन, समझना मेरी बात, वो स्मॉल सेगमेंट सर्कुलर डीएनए जिनके पास अपनी खुद की ओआरआई साइट होती है, यस अपनी खुद की ओआरआई साइट होती है, समझे। इसकी हेल्प से रेप्लिकेशन करना जानते हैं, जबकि मेन क्रोमोसोम से कोई संबंध नहीं है। मेन क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, इससे इनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्लियर, बिल्कुल हाँ, मेन क्रोमोसोम से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्लियर है। सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल। तो हम इसको वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं भाई, हमने इसको निकाल लिया, इसकी टेक्निक हम सीख ही चुके थे, ठीक है। हमने उस जीन को ढूंढा जिसकी क्लोनिंग करनी है, मान लो इंसुलिन का जीन ही समझ लो, ठीक है। तो आपने एक एनिमल सेल ली, उसमें न्यूक्लियस के अंदर इंसुलिन के जीन को आइसोलेट, पूरे डीएनए को आइसोलेट कर लिया पहले आपने, ठीक है। और फिर इस डीएनए में से जीन को कट करना है और प्लाज्मिड को कट करना है, तो उसके लिए एक एंजाइम यूज करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं डिटेल में, ठीक है। तो इन दोनों को कट करने के लिए एक ही एंजाइम यूज करोगे, अलग अलग यूज करोगे तो जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आपने कट कर लिया, कट करने के बाद T4 लाइगेज, लाइगेज जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, लाइगेशन करता है। T4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि T4 बैक्टीरियोफाज से इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे और क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। जब दो अलग अलग डीएनए आपस में जुड़ते हैं, उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट समझ में आ गया। अब जब रिकॉम्बिनेंट, भाई रिकॉम्बिनेंट को किसी होस्ट में डालना है तभी तो मल्टीपल कॉपी बनेगी, ठीक है। तो होस्ट में एंटर कराने की जो प्रोसेस है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, समझना मेरी बात। और अगर एंटर होकर के इसकी समझ एंटर हो गया, तो अब होस्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये नॉर्मल होस्ट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अंदर क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड। इसके पास अपनी खुद की ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लियर है, बिल्कुल हाँ। अब क्या होने वाला है समझो, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं बेटा, समझना। तो यहां पर ये होस्ट में जाएगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, बना रहा है अपनी मल्टीपल कॉपी, यस या नो? अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, होस्ट में जाएगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, गया। तो अपनी कॉपी बनाएगा तो साथ में आपके जीन की भी तो कॉपी बन जाएंगी, तो मल्टीपल कॉपी बन रही है, क्लोनिंग हो रही है। फिर जब ये डिवाइड करेगा, ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, तो अपनी प्रोजेनी बनाएगा 1 से 2। जब 1 से 2 बैक्टीरिया बनेंगे तो अंदर का पूरा जेनेटिक मटेरियल भी 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से 2 बने, तो साथ में इनकी भी कॉपी होगी। तो सोचो, एक जीन की मल्टीपल कॉपी होती जा रही है, पहले इसकी अपनी जितनी कॉपी बननी थी अंदर बन गई, फिर जब इसके प्रोजेनी आई उसमें भी कॉपी बनी, फिर इनकी प्रोजेनी आएगी उनमें भी कॉपी बनेगी, तो इसकी मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी। इसको कहते हैं जीन क्लोनिंग। इस टेक्निक से आप अपने किसी भी डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपी बना सकते हो, किसी भी एलियन या बाहर के किसी भी होस्ट के अंदर। तो ये टेक्निक अपने में बेहतर टेक्निक है, ठीक है। अब इस टेक्निक के बाद मैंने आपको बताया था 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैंने डिटेल में समझाया भी था आपको। एक थे हर्बर्ट बोयर और एक थे स्टैनले कोहेन। और मैंने समझाया भी था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के बारे में, पूरा मैंने आपको डिटेल भी समझाया था यहाँ पर। अच्छा, हटा दिए स्लाइड, कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया भी था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, बोयर साहब ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर काम किए थे, ठीक है। इन्होंने कपल ऑफ एंजाइम, मतलब 2 एंजाइम पर काम किया, जो स्पेसिफिक तरीके से डीएनए को कट करते थे, स्टिकी एंड बनाते थे, वो रीजॉइन भी हो जाते थे, ठीक है। जबकि कोहेन साहब ने क्या काम किया, इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए है, उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं और वापस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे, दोनों ने काम किया, और बाद में दोनों ने मिलकर के पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया, यस दोनों ने मिलकर के, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट कब बनाया, ये ध्यान रखना है, 1972 में बनाया। कैसे बनाया? उन्होंने एक बैक्टीरियम चूज किया, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ठीक है। इस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल लिया, जो एक वेक्टर का काम करता है, एक मॉलिक्यूलर व्हीकल का काम करता है, जो आपको जीन को बिठाएगा, होस्ट में लेकर के जाएगा, ठीक है।
और साथ में समझना मेरी बात, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, ठीक है, ऑलरेडी जीन को पास था। अब इन लोग को क्या करना था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी कट करवाया, इसको भी कट करवाया, और लाइगेज के से जोड़ दिया, बना लिया आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट। और इस आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट को, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस पावर थी, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा दिया इसके अंदर, इसको एक पिद्दी से, मतलब एक सिंपल से इकोलाई में ट्रांसफर करा दिया। अब ये नॉर्मल इकोलाई नहीं है, अब ये नॉर्मल इकोलाई नहीं है, समझे? अब ये बन चुका है ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई। यस, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर आ चुकी है, समझे? इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर आ चुकी है इस इकोलाई के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई होगी? हाँ। तो ये काम किया था हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने मिलकर के, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। आज क्या स्टार्ट करना है, टूल्स, यानी बेसिक समझ में आ गया। सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ना क्या है, आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि यार मेरे को कोई जीन दे दिया जाए, इस जीन को किसी वेक्टर के संग जोड़ करके, ठीक है, मैं उस वेक्टर को किसी होस्ट में ट्रांसफर करके उस जीन की मल्टीपल कॉपी बना लेता हूं, या उस जीन के एक्सप्रेशन से जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज होंगे, ठीक है, उनको देख लेता हूं, जो भी है, ठीक है। या किसी जीन का प्रोडक्ट चाहिए, तो उस जीन को मैं किसी वेक्टर के संग जोड़ करके होस्ट में डाल करके जब वो जीन एक्सप्रेस करेगा, तो उस प्रोडक्ट को मैं आइसोलेट कर सकता हूं। यही है टोटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब इसको लिए करना क्या है, आपको टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको टूल्स, अगर ऐसा करना है। तो आपको डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम चाहिए, कुछ ऐसे एंजाइम जो डीएनए को काट और जोड़ सकते हैं, ठीक है, जो डीएनए की एम्पलीफाई यानी उसकी रेप्लिकेशन करा सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम चाहिए आपको, ठीक है, जिसमें आज ये वाला पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसमें डिटेल्ड में जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये तो एक एक लाइन की है, यही ऐड करा दूंगा मैं, ठीक है। और कल मेरा टारगेट क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है, और उसके बाद अगले दिन टारगेट क्या होगा, मेरा होस्ट होगा, ठीक है। और ठीक है, होस्ट छोटा सा ही है, तो जिस दिन मैं होस्ट कराऊंगा उसी दिन मैं पूरा चैप्टर मान के चलो मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी ऐसे एंजाइम जो डीएनए को काटना जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं दिखाता हूं, ये आपके सामने कोई डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है आपके सामने, हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं इस डीएनए की बात करूं बेटा, तो इस डीएनए को काटने के लिए मुझे कैंची चाहिए, एक मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए। ये मॉलिक्यूलर सीजर आसानी से इस डीएनए के दो टुकड़े कर सकती है, यस, बहुत आसानी से डीएनए के दो टुकड़े कर सकती है ये मॉलिक्यूलर सीजर। अरे तोड़ दिया यहां से, काट दिया, कट कर दिया। तो कट किसने किया, इस मॉलिक्यूलर सीजर ने किया। तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या काम करती है, डीएनए के टुकड़े करना जानती है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं, पहला। दूसरा, दूसरा भाई पॉलीमरेज, भाई आप थोड़ा बहुत पढ़े होगे या पढ़ने वाले होगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज भी मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं, ठीक है। ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी उसकी एम्पलीफिकेशन करते हैं, यानी उसका रेप्लिकेशन करते हैं, ऐसे याद करो, ठीक है। एक डीएनए के दो डीएनए बना देते हैं ऐसे एंजाइम। तो कई टाइप के होते हैं, तो यहां पर कौन से पॉलीमरेज यूज करोगे ये पूछेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक ही पॉलीमरेज यूज होता है, टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3, टाइप 1 डीएनए पॉलीमरेज। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, हमेशा ध्यान रखना है आपको, यहां पर जब भी पॉलीमरेज की बात आएगी कि जब भी हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, किस टाइप का पॉलीमरेज यूज होगा, टाइप 1 डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें याद करने वाला पार्ट। तो यहां आप यूज करोगे टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज।
टाइप फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, टाइप फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराता है, मल्टीप्लिकेशन कराता है। अच्छा, लाइगेज, लाइगेज का मतलब है, ठीक है, वही जो डीएनए को जोड़ने का काम करेगा, आरएनए को जोड़ने का काम करेगा, उसके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, ग्लू मतलब जोड़ने वाला, चिपकाने वाला, तो कौन सा आप लाइगेज यूज करोगे, कौन सा लाइगेज यूज करोगे? आप बोलोगे T4 लाइगेज, T4 लाइगेज। T4 क्या है? क्योंकि इसको आइसोलेट करते हैं T4 बैक्टीरियोफाज से, आइसोलेट फ्रॉम, isolate from T4 बैक्टीरियोफाज, वायरस होता है T4 बैक्टीरियोफाज, उससे आइसोलेट किया है, सो इज कॉल्ड T4 लाइगेज, ठीक है। अगर तुमसे बात करूं कि बेटा ये मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर ग्लू, ये किस बॉन्ड को तोड़ता है, ये किस बॉन्ड को जोड़ता है, तो इतना बेसिक आप डीएनए में जानते होगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मैंने भी आपको पढ़ा रखा है बायोमोलिक्यूल के अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी स्टार्ट होने वाली है, वहां डिटेल्ड फिर से आने वाला है। फिर भी मैं एक हिंट दे देता हूं, डीएनए का एक स्टैंड होता है, उसमें आप जानते हो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट बैकबोन होती है डीएनए की, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट। और ये भी आप जानते हो फॉस्फेट जुड़ा होता है किससे? सुगर से। ये भी किससे जुड़ा होगा? सुगर से। फिर किससे जुड़ा होगा? ये सुगर फॉस्फेट से। ये फॉस्फेट किससे जुड़ा होगा? सुगर से। ये सुगर फॉस्फेट से, फॉस्फेट फिर सुगर से, फिर सुगर फिर फॉस्फेट से। ये इस तरीके से आपको सीक्वेंस देखने को मिलने वाली है। यानी एक फॉस्फेट दो सुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए तो यहां जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बोलते हैं, क्योंकि एक इसके बीच में फॉस्फोएस्टर, इसके बीच में फॉस्फोएस्टर, तो टोटल मिला के क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है? हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यहां पर सुगर जो होती है वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी होती है, जैसे ग्वानिन हो सकता है, यहां साइटोसिन हो सकता है, यहां पर थाइमिन हो सकता है, यहां पर यूरेसिल हो सकता है, यहां पर एडेनिन हो सकता है, ये नाइट्रोजनस बेस है, सिंगल स्टैंड है। जिसमें अगर मैं तुमसे कहूं कि मॉलिक्यूलर सीजर किस बॉन्ड को काटती है, भाई मॉलिक्यूलर सीजर किस बॉन्ड को काटने का काम करती है, तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर सीजर जो होती हैं वो हमेशा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को काटती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना किसको कट करेगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं किसको कट कर रही, कौन सा बॉन्ड कट हो रहा है यहां पर? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कट हो रहा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कट हो रहा है। कौन सा बॉन्ड कट हो रहा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कट हो रहा है। क्लियर है? बिल्कुल, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कट हो रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। कौन कट कर रहा है? मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहे हैं बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं कहूं कि बेटा यहां पर ग्लू, भाई कोई ग्लू भी तो होगा, ग्लू का मतलब मैं ग्लू बना के दिखाता हूं, ये ग्लू है, मॉलिक्यूलर ग्लू, ये ग्लू है, इसमें क्या भरा है? ग्लू। ये किस बॉन्ड को जोड़ेगा? अगेन इसी बॉन्ड को तो जोड़ेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम ये करता है। और T4 लाइगेज, लाइगेज ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो बेसिक समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, जिसमें डिटेल्ड जो एनसीईआरटी में दे रखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दे रखा है, जो मैं बहुत डिटेल में पूरी डिस्कवरी से लेकर के एंड तक सारा बताऊंगा, क्लासिफिकेशन तक, ठीक है। साथ में दो एंजाइम हो रहे हैं, पॉलीमरेज और लाइगेज। तो पॉलीमरेज, भाई अगर बात करता हूं टाइप 1 पॉलीमरेज यूज करते हैं यहां पर हम, और लाइगेज की बात करते हैं T4 लाइगेज यूज करते हैं, जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, जबकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को काटने का काम करते हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? सर ये कौन सा बॉन्ड होता है? यस,
एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, तुम भूल गए होगे इसको, क्या बोलते हैं? एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद आ गया? ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। क्लियर है बिल्कुल? सारा काम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पर हो रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। यानी हम डीएनए की बैकबोन को तोड़ते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, और अगेन मॉलिक्यूलर ग्लू की हेल्प से, मतलब लाइगेज की हेल्प से इसकी बैकबोन को हम जोड़ते भी हैं। कोई डाउट? इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, प्लांटों के लिए कौन से वेक्टर यूज करते हैं, एनिमल के लिए कौन से वेक्टर यूज करते हैं, पूरी कहानी। जो इस बार एक क्वेश्चन आया था खतरनाक सा, ठीक है, कई कंसेप्ट को जोड़ करके आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप यहां पर उड़ा पाओगे बेहतर तरीके से, क्योंकि ये कंसेप्ट पहले भी जबरदस्त कराता था और आज भी जबरदस्त कराऊंगा, ठीक है। और फिर लास्ट में पढ़ाऊंगा होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर वेक्टर को डाला जाता है। तीन चीजें चाहिए आपको, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम मिल जाए, एक बढ़िया सा वेक्टर मिल जाए, और एक होस्ट जिसके अंदर वेक्टर को डालना है आपको अपने जीन के एक्सप्रेशन के लिए। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमारा टारगेट है। तो आज हमारा टारगेट होगा, ये तो समझ में आ गया, इतना ही है इसके अंदर। आज का टारगेट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फिर आगे पढ़ाऊंगा मैं वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी डिस्कवरी की बात है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अच्छे से, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। थोड़ा पता भी होना चाहिए, मतलब मैं बायोटेक ऐसी कराना चाहता हूं, फिर कोई इफ एंड बट ना बचे, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, बस कैसा भी क्वेश्चन आ, जैसे इस साल आए थे बहुत सारे बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े थे, छोड़ के आए थे, जो पढ़े थे वो कहते मजा आ गया, ठीक है। तो बस तो तुम समझ रहे हो, किसी भी लेवल का पेपर आए तुम फोड़ के आओ, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता कैसे चला। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, अरबर साहब, मैं बता दे रहा हूं, 1963 की बात है। अरबर साहब ने, भाई एक प्रोफेसर भी थे, इनके अंडर में कई बच्चे वर्क भी करते थे, तो इनके संग जो स्टूडेंट थे उन्होंने और इन्होंने मिलकर, देखो हमेशा साइंटिस्ट का ही नाम होता है, उसके उनके अंडर जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो अपना डॉक्टरेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए आते हैं, करते काम वो हैं, पर गाइड कौन करता है यहाँ पर? साइंटिस्ट, जो भी मेन होते हैं, ठीक है। तो नाम हमेशा साइंटिस्ट का होता है, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है नहीं नहीं यार उसने किया था, पर किसकी गाइडेंस में किया था? तो हमेशा गाइड का ही नाम अक्सर कर लिया जाता है, ठीक है। करते तो बच्चे ही हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स ही ने किया था। बट अरबर साहब ने 1963 में इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, जैसे गंगा जल के अंदर बैक्टीरियोफाज होता है, विडलो विब्रियो बताया भी था मैंने, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया को तो मार देता है, पर कुछ बैक्टीरिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, यानी कुछ बैक्टीरिया इस बैक्टीरियोफाज से बच जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है उनके पास? ये मतलब देखा इन्होंने, समझा कि यार चक्कर में है क्या ये। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर फर्स्ट पॉस्टुलेट बाय, पॉस्टुलेट मतलब आइसोलेट नहीं किया, बताया था इन्होंने अभी, ठीक है, पॉस्टुलेट बाय, ठीक है, अरबर साहब 1963। क्या बताया था? अब पहले अरबर साहब की पूरी कहानी बताता हूं मैं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। 1963 की बात है, अरबर साहब की, ये पूरी समझाता हूं पहले। 1963 में क्या पॉस्टुलेट किया था? द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई, ठीक है, वर आइसोलेटेड, ठीक है। वन ऑफ दीज, एक क्या कर रहा था? मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, इसको मिथाइलेस बोलते हैं, समझाता हूं इसको, ठीक है, मिथाइलेस बोलेंगे। और दूसरा क्या कर रहा था? डीएनए को कट कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? डिटेल में समझाता हूं इसको, ठीक है। पहले देख लो जगह है क्या मेरे पास? हाँ, समझाता हूं, समझने की कोशिश करना अच्छी तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा समझना होगा इसको, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा आपको, समझना। दो केस देखे भाई, कई केसों में तो मैंने बताया कि बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैक करता था, बैक्टीरिया को मार देता था, मोस्टली ऐसा ही होता है। पहले वो केस दिखाता हूं मैं, बैक्टीरियोफाज वायरस दिखा देता हूं, सिंपल ऐसे वायरस बनाते थे ना हम लोग, ऐसे 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 ऐसे। हम्म, हम्म।
भाई वायरस आया, ये ई कोलाई, ध्यान रखना ये है ई कोलाई। ई कोलाई ये कौन है? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज वायरस और ई कोलाई की बात चल रही है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है? धीरे से अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर एंटर करा रहा है। और बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल तो था ही ना, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल इसके पास था, ठीक है। अब ये मटेरियल भी क्या हो गया, ये अंदर आकर के जुड़ जाएगा साथ में इसके, ये कैपेबिलिटी होती है इसकी। इससे क्या हुआ, ये आया, इसमें जुड़ा, और जुड़ने से क्या इसने अपनी प्रोटीन बनानी चालू कर दी, मतलब अंदर वायरस बनने चालू हो गए, बैक्टीरियोफाज वायरस इसके अंदर बनने चालू हो गए। और धीरे धीरे वायरस का नंबर बढ़ता गया, उन्होंने इस बैक्टीरिया को उड़ा दिया और सारे वायरस बाहर निकलने चालू हो गए। इस तरीके से बैक्टीरियोफाज वायरस इन बैक्टीरिया का काम तमाम कर रहा था। ये मैकेनिज्म थी, ठीक है। ई कोलाई खत्म, ठीक है, ई कोलाई का काम तमाम हो चुका है। अब बताओ यहां तक समझ में आया बेटा? यहां तक कोई डाउट? ये तरीका था मेनली कि किस तरीके से ये बैक्टीरियोफाज वायरस इन बैक्टीरिया को मार रहे थे। एक पहला मैकेनिज्म, पहला तरीका। अब सेकंड मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से ये ई कोलाई इन बैक्टीरियोफाज से बच रहा था। एक मिनट। ये ई कोलाई इन बैक्टीरियोफाज से बच रहा था। अब देखो ई कोलाई दिखाता हूं मैं, बड़ा सा, ठीक है। अब समझना, इस इकोलाई के पास अपना खुद का डीएनए था, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, ये तो आप जानते हो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अपना खुद का सर्कुलर डीएनए, कलर चेंज कर देता हूं, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है। अब समझना मेरी बात, इसके पास दो टाइप के एंजाइम होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के एंजाइम, ठीक है। एक तो मैं दिखाता हूं आपको, ये कैंची जो होती है बड़ी तेज, मतलब समझ गए होगे, हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है, एक एंजाइम और होता है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका, स्टार से दिखा देता हूं। ये एंजाइम एक खास एंजाइम है, इसको बोलते हैं मिथाइलेज। ये क्या है? मिथाइलेज। तो इसका नाम है मिथाइलेज। अब समझना ये दो एंजाइम का काम क्या है। जब भी कोई बैक्टीरियोफाज, मान लो ये बैक्टीरियोफाज दिखा देता हूं मैं ग्रीन कलर से, सेम, इस बैक्टीरिया में एंटर करने की कोशिश करेगा, इस बैक्टीरिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे ही इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर एंटर कराने की कोशिश की, करा देता हूं, ये कोशिश की, अंदर आते ही इसके जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कौन है जो इसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है? अंदर आते ही इसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, कौन है? तो समझ जाना, यहां पर होगी मॉलिक्यूलर सीजर, यहां से कट कर रही है, एक सीजर यहां लगी हुई है, आ तो सही बिट्टू अंदर, यहां से कट कर रही है, दोनों मॉलिक्यूलर सीजर मिलकर के इसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। अब तुम कहोगे सर ये भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, इसके अपने जेनेटिक मटेरियल को ये कट क्यों नहीं कर रहे? क्या इनके पास आंखें हैं जिससे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये मेरा है, अपना है, ये पराया है, अपने को छोड़ेंगे पराये को मारेंगे? नो बेटा, ठीक है। ये अभी आप पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन्हीं डीएनए को कट करते हैं जो नॉन मिथाइलेटेड होते हैं, मतलब जिनके ऊपर मिथाइलेशन नहीं होता। अभी एमआरएनए पढ़ोगे आगे जाकर के, जब एमआरएनए
साइटोसोल में जाता है तो उसका मिथाइलेशन किया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसके मिथाइल ग्रुप लगाए जाते हैं। क्यों लगा रहे हो भाई, मिथाइलेशन क्यों कर रहे हो मेरा भाई? वहां जाएगा, वहां एक राक्षस है, वो डीएनए को देखते ही टुकड़े टुकड़े कर देता है। समझ में आया? राक्षस कौन था? एंडोन्यूक्लियस। समझ में आया? तो इस तरीके के एंजाइम डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। पर साइटोसोल के अंदर जब भी मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोई डीएनए जाएगा, कोई मतलब आरएनए जाएगा, कोई भी मतलब इस तरीके का मटेरियल जाएगा तो उसका मिथाइलेशन हो जाएगा। अब यहां का अगर बात करें तो मिथाइलेज क्या काम कर रहा है? ये मिथाइलेशन कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मिथाइलेशन कर रहा है। किसका मिथाइलेशन कर रहा है? डीएनए का। CH3 CH3 CH3। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये कर दिया मिथाइलेशन। आई या नहीं आई? हाँ, मिथाइलेशन कर दिया इसका। ठीक है, इससे क्या होगा हमेशा ध्यान रखना, ये नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को कट करता है। ठीक है, तो मिथाइलेज क्या काम करता है? मिथाइलेज एंजाइम क्या काम करता है? मिथाइलेज एंजाइम ये कहता है मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। दूसरा एंजाइम कौन सा जो मॉलिक्यूलर सीजर है? इसको बोलोगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ये क्या काम करेगा? ये कट करेगा नॉन मिथाइलेटेड वायरल डीएनए को। ये कट करता है, कट करेगा नॉन मिथाइलेटेड वायरल डीएनए को। वायरल डीएनए या आरएनए नॉन मिथाइलेटेड, जिसमें मिथाइलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो भाई वायरस के पास तो मिथाइलेशन नहीं होता, अपने डीएनए का ये मिथाइलेशन कर लेता है मिथाइलेज की हेल्प से। तो इस वजह से ये कुछ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन से बच जाते थे। कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन से बच जाते थे, पर कुछ मारे जाते थे। समझ रहे हो भाई? हाँ, कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। तो ये वाली बात अरबर साहब ने कही। ठीक है, इनकी बात सुनी भी गई कि भाई यहां दो टाइप के एंजाइम थे इन बैक्टीरिया के पास। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था, ठीक है, जिसको मिथाइलेज बोलते थे, जबकि दूसरा डीएनए को कट करता था, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते थे। क्यों डीएनए को कट कर पाता था? क्योंकि इसके पास मिथाइलेज अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देता था। जब भी नॉन मिथाइलेटेड डीएनए बाहर से आएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। समझे? तो ये वाली बात किसने किसने पता लगाई थी? 1963 में अरबर साहब ने पहले ही बता दी थी कुछ ऐसा है। ठीक है, तब आगे जाकर के फर्स्ट ट्रू, पहली बार समझना, फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वाज आइसोलेटेड इन 1970 में आकर के नाथन और स्मिथ ने मिलकर के पहला सही मायने में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेट किया। डिस्कवर नहीं किया, आइसोलेट किया। आइसोलेशन बिल्कुल निकाल करके सामने रख दिया पूरा विद नोमेनक्लेचर। ठीक है, नाथन और स्मिथ ने। भाई योगदान तो तीनों का था, इसने बताया तब जाकर के यहां पर ये चीज हुई। कोई यहां पर चीटिंग तो नहीं की गई ना, जैसे विल्किंस के संग की गई थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, विल्किंस के संग, ठीक है, जो चीटिंग की गई थी। विल्किंस भूल गया, ठीक है, हाँ, वॉटसन और क्रिक का तो केस पता ही होगा आपको। ठीक है, हाँ, फ्रैंकलिन, विल्किंस ने तो चीटिंग की थी फ्रैंकलिन के साथ, और ये मिल गए थे विल्किंस किसके साथ? वॉटसन क्रिक के साथ। और इन्होंने कहीं ना कहीं फ्रैंकलिन के जो एक्चुअल में एक्सआरडी के रिजल्ट थे वो ट्रांसफर कर दिए थे इनको। ठीक है, कभी डिटेल में बताऊंगा उसको मैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड इन 1970 बाय नाथन एंड स्मिथ। ठीक है, तो यहां तीनों को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तीनों को नोबेल प्राइज मिला, जबकि वहां पर वॉटसन एंड क्रिक को मिला था। ठीक है,
जबकि फ्रैंकलिन को नहीं मिला था। समझ रहे हो? हाँ, ये चीटिंग थी बहुत बड़ी, जबकि फ्रैंकलिन का सबसे बड़ा योगदान था। कभी डिटेल में बताऊंगा आपको। हाँ, यहाँ तीनों को नोबेल प्राइज मिला। ऑल थ्री साइंटिस्ट वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। किसमें? ये भी ध्यान रखना, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर इन 1978। समझ रहे? फॉर डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी भाई। इस डिस्कवरी की वजह से तो आप समझ रहे हो, डीएनए को काट भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो, मतलब जोड़ सकते ही हो, मतलब कट कर सकते हो स्पेसिफिक साइट पर। ये बहुत बड़ी बात थी। तो यहां से कहानी चालू हुई थी। तो कहानी समझ में आई? ठीक है। अरबर साहब का रोल कोई छोटा रोल नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग इन्होंने की, बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, यहीं से आइडिया, कंसेप्ट, पॉस्टुलेट आया। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं कोई डाउट है इसमें। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, किसी भी तरीके के हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस की खोज समझ में आ गई कैसे हुई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी एंडोन्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस बेटा दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लियस भी दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। इनकी क्लासिफिकेशन की बात चल रही है। क्लासिफिकेशन लिख देता हूं। क्लासिफिकेशन, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम। लार्ज क्लास है, ठीक है, लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसमें आते हैं न्यूक्लियस। बायोमोलिक्यूल में मैंने पढ़ाए थे, आपको याद हो। ठीक है, अब न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, एक एक्सो न्यूक्लियस और एक एंडो न्यूक्लियस। एक्सो का मतलब है जो बाहर से कट करते हैं वो एक्सो न्यूक्लियस, जो अंदर से कट करते हैं वो एंडो न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है। मोतियों की माला है, बाहर से एक एक मोती निकाल रहे हो, एक एक मोती तोड़ तोड़ के निकाल रहे हो, तो एक्सो न्यूक्लियस। बीच में से माला तोड़ दी तो एंडो न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक्सो न्यूक्लियस ये बाहर से कट करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करते हैं। कैसे? अब देखो, जैसे मान लो ये न्यूक्लिक एसिड है, एक्सोन्यूक्लियस इसको तोड़ेगा तो कहां से तोड़ेगा? इसको बाहर से तोड़ेगा। सिंपल सी बात है। जो बाहर से मोती निकाल रहा है वो एक्सोन्यूक्लियस है, बाहर से तोड़ता जा रहा है। समझ रहे हो? यहां से कट कर रहा है, एक्सो बाहर से कट कर रहा है। जबकि एंडोन्यूक्लियस की बात करूंगा तो ये बीच में से कट करेगा। ये बीच में से कट कर दिया इसने। यहां से कट किया। ये अंतर होता है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस बाहर से मोतियों को तोड़ते हैं, एंडोन्यूक्लियस बीच में से डीएनए को तोड़ देता है, वो एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, अब एंडोन्यूक्लियस आपको पढ़ने हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ रहे हो, एक्सोन्यूक्लियस की हमें जरूरत ही नहीं है। अब एंडोन्यूक्लियस भी दो टाइप के हो सकते हैं, टाइप 1 होते तो 5 टाइप के हैं, पर आपके लेवल के लिए दो ही बहुत हैं। वो आप स्पेशली बायोटेक से एमएससी करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे तो आपको डिटेल में पढ़ना। मेन दो ही टाइप के हैं, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, जो आपके सिलेबस में। टाइप 1 की स्टडी की थी अरबर साहब ने और टाइप 2 की स्टडी की थी, ठीक है, वही स्मिथ, क्योंकि इन्होंने खोजा था पहला टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 था पर वो काम का नहीं था, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टाइप 2 यूज होता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है ये समझो। अगर मैं टाइप 1 की बात करता हूं, यस, टाइप 1 की बात करता हूं, तो टाइप 1 को एक्टिव होने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। बता सकते हो क्या क्या? इनके एक्टिवेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इनको किसकी रिक्वायरमेंट है? इनको चाहिए मैग्नीशियम आयन, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनको चाहिए एटीपी, बिना एटीपी के काम ही नहीं करेंगे। इनको मैग्नीशियम और एटीपी दोनों चाहिए, तभी काम करेंगे।
जबकि टाइप 2 की बात करूं ना, इनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आयन चाहिए, ओनली मैग्नीशियम आयन चाहिए। तो यही समझ में आ गया भाई। एटीपी आप टेस्ट ट्यूब में तो डाल नहीं सकते हो ना, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होंगे, क्योंकि इनको एटीपी चाहिए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में होती है सारी। हाँ, या मैग्नीशियम चाहिए तो इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप यूज कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इसके अंदर 3 यूनिट होती हैं, समझ रहे हो ना? हाँ भाई, टाइप 1 में 3 यूनिट होती है, स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो 3 यूनिट्स होती हैं इसमें। 3 यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? 1, 2, 3। 3 यूनिट्स के मिलने से बनता है ये। कौन कौन सी यूनिट्स हैं इसके अंदर देखो जरा, ठीक है। एक तो यूनिट जो होती है वो क्या करती है? रिकॉग्नाइजेशन करती है, डीएनए के स्टैंड पे रिकॉग्नाइज, ढूंढती है। रिकॉग्नाइजेशन, ढूंढना, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और मिथाइलेशन भी कर लेती है, रिकॉग्नाइजेशन करती है, मिथाइलेशन भी कर लेती है। मतलब इसको मिथाइलेशन की जरूरत नहीं है, खुद मिथाइलेशन कर लेती है, ये भाई है उसकी अच्छी खूबी। हाँ, और कट भी कर लेती है, कट द डीएनए, कट द डीएनए। पर रैंडमली कट करती है, स्पेसिफिक साइट पे नहीं करती। रैंडमली कट करती है, स्पेसिफिक साइट पर कट नहीं करती, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ये रिकॉग्नाइजेशन कर लेती है, मिथाइलेशन कर लेती है, कट द डीएनए रैंडमली, कट द डीएनए रैंडमली, रैंडमली डीएनए को कट कर लेती है। जबकि टाइप 2 की मैं बात करूं, भाई ये मिथाइलेशन नहीं कर पाता, तो हमें जरूरत भी नहीं है मिथाइलेशन की। ये रिकॉग्नाइजेशन कर लेता है, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, मतलब ढूंढ लेता है रिस्ट्रिक्शन साइट को, रिस्ट्रिक्शन साइट्स ढूंढ लेता है कहां पर कट करना है, और कट करता है डीएनए को रिस्ट्रिक्टेड साइट पर, स्पेसिफिक साइट पर, ठीक है। यस, इसकी जहां जरूरत होती है वहीं कट करता है, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये खास बात है। अब बताओ, टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे एक्सपेरिमेंट लगाना है, मैं एटीपी कहां से लाऊंगा, ठीक है। और ऐसा एंजाइम जो रैंडमली कट कर रहा है, तो मेरी तो बेकार है ना, ये प्रॉपर्टी मेरे काम की नहीं है। और एटीपी में यूज नहीं कर सकता टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हम उसको वैसे भी यूज ही नहीं कर पाएंगे, रिस्ट्रिक्शन, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ठीक है। हमें भाई बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा यूज करेंगे? सेकंड, क्यों? क्योंकि इसमें से मैग्नीशियम चाहिए, हम बाहर से डाल सकते हैं। ये रिकॉग्नाइजेशन भी कर लेता है और स्पेसिफिक साइट पर कट भी कर लेता है, तो इसको यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तब बच्चे टाइप 1 टाइप 2 जानते ही नहीं थे, ठीक है, हाँ, मतलब डिटेल्ड नहीं जानते थे। तो मैंने क्लासिफिकेशन कराना स्टार्ट किया था, बहुत समय पहले की बात है, बायोटेक आई थी, ठीक है, हाँ, ठीक है। और मतलब अदर एग्जाम भी, मतलब उस समय, मतलब नीट के अलावा जो अदर एग्जाम होते थे ना, जैसे एम्स हुआ, इनमें बड़े टिपिकल क्वेश्चंस आते थे, मतलब आउट बियॉन्ड, ठीक है। तो अब तो बहुत चीजें सिंपल हो गई हैं, मतलब बहुत सिंपल हो गई हैं। तो टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, टाइप 2, ठीक है, हैमिल्टन स्मिथ ने इसको खोजा था, इसको यूज करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टाइप 2 को, क्यों? क्यों, समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने एक चीज बारीकी से समझाई है आपको, जिससे कि आप रट्टाफिकेशन ना करो, हर चीज को समझो एक्चुअल में ऐसा क्यों है, ठीक है। अब नोट कर लो उसको, नोट करो उसको, एकदम कंसेप्चुअल चीजें ब्रेन में सेट होनी चाहिए। 1 मिनट नोट करो उसको।
ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैंने रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया, ठीक है, समझ में आ गई होगी। फिर मैंने इसको क्लासिफाई किया, टाइप 1 और टाइप 2, पहले एक्सो एंडो को क्लासिफाई किया, फिर टाइप 1 और 2 को क्लासिफाई किया। इनमें से कौन सा हम यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर? आप बोलोगे टाइप 2, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, आगे बढ़ूंगा इसके अंदर और बात करूंगा इसमें थोड़ा एक चीज और है भाई, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस सबसे पहले आइसोलेट हुआ था? ठीक है, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस कौन सा था? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था हिंद 2 था, हिंद 2, इट इज अ टाइप 2। इससे पहले टाइप 1 भी आइसोलेट हुआ था, हिंद 1, ठीक है, वो टाइप 1 था। और टाइप 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता, तो उसको हमने मतलब नेग्लिजिबल कर दिया, काउंट नहीं किया, ठीक है। फाइनली हमने टाइप 2 को हमने काउंट किया। पहला रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है वो हिंद 2 था, ठीक है। whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated। किसने आइसोलेट किया था इसको? किसने आइसोलेट किया था? हैमिल्टन स्मिथ ने। और करेक्टराइज, हाँ करेक्टराइज नो डाउट 5 साल बाद हुआ, 5 ईयर लेटर, पर आइसोलेट कर लिया था हैमिल्टन स्मिथ ने। इट वॉज फाउंड दैट HIND2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब हर एंजाइम रैंडमली कट नहीं करता, जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनकी सबकी अपनी एक साइट होती है, हर एंजाइम की एक खास साइट होती है। जैसे HIND2 की साइट क्या है? HIND2 कहां कट करता है? किसी भी डीएनए के अंदर अगर इस तरीके की सीक्वेंस देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे मानो मैं तुम्हें दिखाऊं, जी टी 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 ए सी 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, और दूसरा स्टैंड एंड भाई अपोजिट होगा, तो 3 प्राइम यहां पर होगा, तो क्या आएगा? जी के आगे सी आएगा, ए आएगा, सी ए टी टी जी 5 प्राइम। ये सीक्वेंस 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जहां मिलेगी वहां पर HIND2 हमेशा कहां कट करेगा? यहां कट करेगा और यहां कट करेगा, बीच में से कट करेगा, बिल्कुल बीच में से कट कर देगा HIND2, एकदम स्ट्रेट कट लगाएगा, ब्लंट एंड बना देगा, सीधा कट कर देगा HIND2 ऐसे, समझ रहे हो? हाँ, तो HIND2 उन्हीं डीएनए को कट करता है जिनमें सीक्वेंस देखने को मिलेगी, ग्वानिन थाइमिन, उसके बाद पैरामिडिन कोई भी हो सकता है, थाइमिन साइटोसिन की जगह, ठीक है। फिर प्यूरिन यहां पर कोई भी हो सकता है, ठीक है, एडनिन ग्वानिन की जगह। फिर मतलब एडेनिन वैसे होता यही सीक्वेंस, तो यही आपको यही याद रखनी है, ठीक है। फिर एडनिन साइटोसिन, इस तरीके की सीक्वेंस होगी, यहां पर कट लगाता है ये। कोई डाउट? कितने बेस पेयर की सीक्वेंस है? 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? रिकॉग्नाइजिंग a specific sequence of 6 base pair, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज, इसी को रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस बोलते हैं HIND2 के लिए। HIND2 रिकॉग्नाइज करता है, किसको ढूंढता है डीएनए में? कौन है वो डीएनए में? इसको ढूंढता है, इसको, ठीक है, इस 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को। जहां पर भी इसको 6 बेस पेयर की सीक्वेंस मिल जाएगी वहीं से ये हमेशा सीधा बीच में से ब्लंट एंड बना देगा, सीधा कट मार देगा। ये क्वालिटी है HIND2 की, ठीक है, HIND2। HIND2 HIND1 वैसे पहले आइसोलेट हुआ था, पर वो 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता मैंने बता दिया है, इसलिए इसको काउंट ही नहीं किया गया, समझ रहे हो? नॉन काउंटेबल था, इसको काउंट नहीं किया गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है, एकदम मस्त सेट है ब्रेन में। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो HIND2 समझ में आ गया। अब आगे बढ़ रहा हूं। बिसाइड HIND2, मतलब HIND2 तो चलो छोड़ दो उसको, ठीक है, आज की डेट में खाली HIND2 ही नहीं है, आज की डेट में लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम आइसोलेट कर चुके हैं। यस, कहां से आइसोलेट कर चुके हैं? आइसोलेट फ्रॉम लगभग 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से लगभग लगभग हम 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर चुके हैं।
यानी एक बैक्टीरिया के अंदर कई टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस, जिसमें हर एंजाइम की अपनी अपनी अलग अलग रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होती हैं। समझे? हाँ, सबका अपना काटने का अंदाज अलग होता है और काटने की साइड सबकी अपनी स्पेसिफिक होती है, तभी तो रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्टेड साइड पर कट करता है, यूं ही रैंडमली कहीं पर भी कट नहीं करता। और इन रिकॉग्नाइजिंग साइट को, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस को हम एक नाम दिया, इन रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो 4 बेस पेयर से लेकर के 4 to 8 बेस पेयर, 4 से लेकर के 8 बेस पेयर की सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, किसी में 4 की होगी, किसी में 5 की होगी, किसी में 6 की होगी, किसी में 7 की होगी, किसी में 8 की होगी। ठीक है, इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? उल्टे सीधे एक समान, यानी ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, आपको एक जैसा ही लगेगा। जैसे मलयालम, ऐसे पढ़ो मलयालम। समझ रहे? इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, जहां रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। समझे? 4 से लेकर के 8 बेस पेयर की सीक्वेंस होती हैं। Each restriction endonuclease recognizing a specific palindromic nucleotide sequence in DNA। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ई को R1। जैसे हिंद 2 का तो मालूम पड़ गया आपको। ठीक है, ई को R1 कहां कट करता है? ई को R1 ध्यान रखना है, एक कट लगाएगा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, और एक कट लगाएगा इधर ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, ऐसे कट करेगा, ऐसे, इस तरीके से। समझ रहे हो? मैं दोनों को एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ई को R1, अगर मैं ई को R1 की बात करूं, कहां कट करता है, कैसे कट करता है ई को R1? तो ई को R1 है बेटा, जी ए टी टी सी को कट करता है, सी टी टी ए सी। यानी ये कट कैसा लगाएगा? यहां कट मारेगा ग्वानिन एडेनिन के बीच में, और यहां कट लगाएगा साइड, सॉरी ग्वानिन आएगा लास्ट में, ग्वानिन एडेनिन के बीच में। तो कट कुछ ऐसा लगेगा, ऐसे 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 कट लगेगा। इको R1, इको R1 की सीक्वेंस फिक्स है और कट लगाने का तरीका फिक्स है। जबकि हिंद 2 की बात करूं मैं, HIND हिंद 2, इसका क्या बताया था मैंने? ऐसा ही है, बस ध्यान रखना, GTTAAC, GTT, बट TT को पहले कर दूंगा, ए को बाद में कर दूंगा, AAC, CAATTG। कहां कट लगाएगा हिंद 2? ठीक मिड में कट लगाएगा, मिड में, मध्य में। अब तुम भूलोगे जरूर क्योंकि सीक्वेंस एक जैसी है। ऐसे याद करना कि टीटी पहले आया, टीटी हमेशा पहले आता है भाई, ट्रेन चल रही है टीटी आ गया, टीटी पहले आता है। तो पीटीटी टीटी पहले किस में आएगा? टीटी पहले उसमें आएगा जो पहले आइसोलेट हुआ, और पहले आइसोलेट कौन हुआ? हिंद 2। तो हिंद 2 पहले आइसोलेट हुआ, इसलिए उसमें टीटी पहले आएगा। क्लियर है? हिंद 2 टीटी पहले आएगा, बाद बाकी का सेम है। यहां टीटी बाद में आएगा, अब जिंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, इको R1 और हिंद 2 बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू डाले भी है। ठीक है, इको R1, ठीक है, ये ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट करता है, इसलिए इस तरीके से जिग जैग कट लगता है। जबकि हिंद 2 मिड में से स्ट्रेट ब्लंट एंड बना देता है, स्ट्रेट कट करता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस भूलोगे नहीं, GAATTC, पर यहां क्या है? GTTAAC, टीटी पहले आया हिंद 2 के अंदर। ठीक है, इन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजिंग साइट बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ,
या रिस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या रिकॉग्नाइजिंग साइट। रिकॉग्नाइजिंग साइट्स, यहां तक बताओ, ये क्लियर है ना? 4 से लेकर के 8 बेस पेयर तक की हो सकती है, ठीक है, मोस्टली 6 बेस पेयर की सबसे ज्यादा होती है। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एकदम क्लियर है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन की बात की है, नंबर 1 डेफिनेशन की बात की है, क्लियर बिल्कुल, हाँ। सबसे पहले डेफिनेशन की बात की है मैंने, डेफिनेशन के बाद मैंने, अच्छा वो तो खैर डेफिनेशन में छोड़ो, यहां से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिस्कवरी की बात की है यहाँ पर, ठीक है भाई, टूल्स में डिस्कवरी कैसे हुई रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस की, ठीक है। अर्बर का रोल क्या था, नाथन स्मिथ का रोल क्या था, फिर तीनों को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। फिर अर्बर का पूरा रोल समझा दिया मैंने, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन करा दिया मैंने, क्लासिफिकेशन के बाद फिर मैंने बताया कि भाई जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस होते हैं वो कहां पर कट करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग साइट पर, जिनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, जिनको रिस्ट्रिक्शन साइट या सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। 4 से लेकर के 8 बेस पेयर की हो सकती हैं। दो आपको याद रखनी है, इको R1 और हिंद 2, ये एनसीईआरटी में दे रखी हैं और पूछी जाती हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, टीटी पहले आया, आपको याद रखना है, बस इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, नॉमनक्लेचर भी पूछा जाता है और एनसीईआरटी में दे भी रखा है, जैसे ई को R1, ई को R2, ई को R3, क्या है, हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, ये क्या है भाई, क्या चक्कर है, हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, ये क्या बोल रहा हूं मैं, क्या चीज है ये? अब जैसे एग्जांपल समझना, एनसीईआरटी बोल रही है द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, हमेशा जो नेम का पहला लेटर होता है वो जीनस होती है। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले आएगी जीनस, जैसे स्ट्रेशिया, स्ट्रेशिया का जो ई निकाल उठा लिया हमने, वो उसकी जीनस हो गई। कोलाई का सी उठा लो, वो क्या होगी, स्पीसीज। अच्छा ऐसे नहीं, मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ। अच्छा हिंद 2 समझाता हूँ, उसमें फिर ये तो उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, एच, ये हो गई जीनस, ये हो गई स्पीसीज। आगे जो भी होगा वो होगा इसका स्ट्रेन, और 1 2 3 जो भी लिखा होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जैसे एच का मतलब क्या हुआ, हिंद 2 में एच क्या बता रहा है, एच, एच क्या बता रहा है, एच बता रहा है जीनस ऑफ बैक्टीरिया। जैसे एच का मतलब किससे आइसोलेट किया है हमने उसको, हीमोफिलस से आइसोलेट किया है, तो हीमोफिलस का एच हमने ले लिया। और ये क्या है, स्पीसीज, आईएन क्या है, दो टर्म लेते हैं हम, स्पीसीज। इसका क्या आ गया, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। डी क्या है, डी, डी स्ट्रेन, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्या बता रहा है, 1 2 3 क्या बता रहा है, इट इज अ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन।
मतलब हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से इसको आइसोलेट किया है, जिसका डी स्ट्रेन है, और उस हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से हमने टाइप 1 भी आइसोलेट किया था, पर वो काम का नहीं था, और टाइप 2 आपके काम का, तो पहला इसी को हमने माना। ठीक है, टाइप 2 ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन हो गया, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया डी हो गया, एच फॉर हीमोफ्लस और इन फॉर इन्फ्लुएंजा। ऐसे ही ई कोलाई की बात करते हैं, ई को R1, ई को R1, ई को R1, ई को R1। ई क्या है? स्ट्रेशिया स्पीसीज। सबसे पहले क्या जीनस ले लिया हमने, स्ट्रेशिया कोलाई की जीनस ले लिया हमने, स्ट्रेशिया ई ले लिया, कोलाई का सीओ ले लिया। ठीक है, स्ट्रेन का हमने आर ले लिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन 13 नंबर का ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, समझ रहे हो? नहीं R1, ये 3 पता नहीं क्या लग गया, मतलब 1 मतलब पहला ऑर्डर फर्स्ट है, ई को R1 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फर्स्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे हिंद 2 समझा दिया, ई को R1 समझा दिया, एस्चेरिचिया कोलाई हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। यहां तो कोई डाउट है तो मुझे बताओ। चलो, नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया आपको। अब इनका एक्शन मैकेनिज्म क्या, कैसे कट करते हैं, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। तो वर्किंग में दो तरीके के एंड बनते हैं, एक तो बनता है स्टिकी एंड, एक बनता है ब्लंट एंड। स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, क्या डिफरेंस होता है स्टिकी एंड और ब्लंट एंड के अंदर? देखो, जैसे मान लो ई को R1 की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ई को R1 अभी बताया जस्ट मैंने, ई को R1 कैसे कट करता है। ठीक है, और ये ई को R5 की बात कर रहे हैं, ई को R5। ठीक है, पर यहां पर मैं एक एग्जांपल और भी ले सकता हूं, इसको हटा देते हैं, एग्जांपल में जो तुम्हें पढ़ा है वही ले लेता हूं मैं ना, इसको हटाते हैं। बोलो जो तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हें याद भी रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ब्लंट एंड बनाने वाला, हिंद 2 ले लेते हैं, हिंद 2। ये ब्लंट एंड बनाता है, ये स्टिकी एंड बनाता है। जैसे ये तो आप जानते ही हो ना, वही ये कहाँ कट लगाएगा, ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, और ग्वानिन एडेनिन के बीच में यहाँ कट लगाएगा, तो जिग जैग कट लगेगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, स्टिकी एंड क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री रह जाएंगे, यहाँ इसके हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है, इनको छोड़ दोगे फिर चिपक जाएंगे आकर के, फिर अलग इजिली चिपक जाएंगे, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे एंड बनाएगा, जी टी टी, टी टी पहले आएगा, ए ए सी, सी ए ए टी टी जी, ये सीधा कट लगाएगा बीच में, यहां पर ये कट ऐसे लगाएगा, ऐसे ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, यानी दो अलग अलग बन जाएंगे, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे इसके अंदर, जी टी टी सी ए ए सी टी टी जी, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे इसके अंदर, तो इसको ब्लंट एंड बोलते हैं। ब्लंट का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री नहीं है इसके पास, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। ये स्टिकी एंड है क्योंकि फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर मैं एक्शन मैकेनिज्म की बात करता हूं, कैसे कट करते हैं, तो कट करने का तरीका इनका ये है आपके सामने, दो तरीके के एंड बनाते हैं, या तो स्टिकी एंड बनाएंगे या ब्लंट एंड बनाएंगे। स्टिकी एंड का मतलब है फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, ये और ये फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आसानी से चिपक जाएंगे। समझ में आया? तो अभी रिस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम चल रहा है, पहले डिस्कवरी की बात की हमने, ठीक है, फिर हमने बात की कि भाई इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, किसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, समझ में आ गया होगा। हिंद 2, सॉरी मतलब टाइप 2 को यूज करते हैं, ठीक है, वो भी क्लियर है। उसके बाद हमने जो बात की है वो इनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात की,
ठीक है, स्पेसिफिक साइट जहां पर कट करते हैं। और फिर मैंने नॉमेनक्लेचर की बात की है, और नॉमेनक्लेचर के बाद हम वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, काम कैसे करते हैं, कितने तरीके से कट कर सकते हैं। दो तरीके से कट सकते हैं, ठीक है, या तो स्टिकी एंड या ब्लंट एंड। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? स्टिकी एंड या ब्लंट एंड, ये समझ में आ जाना चाहिए आपके। अब कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे मानो ये एक डीएनए है, अलग टाइप का डीएनए, डीएनए का कलर ही अलग है। ये डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है। कलर चेंज कर देता हूं मैं। वो डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है, ठीक है। दोनों डीएनए को कट करने के लिए मैं एक ही एंजाइम यूज कर रहा हूं, ई को R1, ई को R1, ई को R1 यूज कर रहा हूं मैं। तो ई को R1 इसको भी सेम ऐसे ही कट करेगा, सेम ग्वानिन एडेनिन के बीच में। वो इसको भी सेम ऐसे ही कट करेगा ग्वानिन एडेनिन के बीच में। यानी दोनों के स्टिकी एंड बिल्कुल सेम एक जैसे बनेंगे, समझना मेरी बात। फिर इन दोनों स्टैंड को छोड़ दोगे ना, तो इसका एडेनिन इसके थाइमिन से जुड़ जाएगा, ये एडेनिन इस थाइमिन से जुड़ जाएगा, ये थाइमिन इस एडेनिन से जुड़ जाएगा, और ये थाइमिन अपने आप इस थाइमिन से जुड़ एडेनिन से जुड़ जाएगा अपने आप। ये फायदा होता है स्टिकी एंड का। बिना एंजाइम के भी ये आपस में अटैच हो सकते हैं, क्योंकि सेम एंजाइम से कट करने का फायदा ये होता है, ठीक है। तो दोनों की साइड एक जैसी बनेंगी, अपने आप चिपक जाएंगे, और इससे क्या बन जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। 2 डीएनए जुड़ गए बीकर के अंदर, किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ये क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। एक रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब बताओ, ठीक है, तो एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने एक्शन और बता दिया, एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए, तो और अच्छे समझ में आ गया आपको एक बार, ठीक है, कैसे सेम एंजाइम ही यूज करते हैं किसी चीज को कट करने के लिए, क्या फायदा होता है, स्टिकी एंड कैसे जुड़ जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट कैसे बन जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी ने एक डायग्राम और दिया है, ये और देख लो। एनसीईआरटी दिखा रही है फॉरेन डीएनए है, ये कोई प्लाज्मिड है वेक्टर। कट करने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करोगे, अलग अलग नहीं करोगे, सेम करोगे तो ही फायदा है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करोगे कटिंग के लिए, दोनों को कटिंग करने के लिए। इसको भी कट कर दिया सेम से, इसको भी सेम से कट कर दिया, तो कट करने से क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, बन गया रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा, और उस ट्रांसफॉर्मेंट की प्रोजेनी में भी ये जाएगा, यानी स्टार्टिंग में क्लोनिंग में दिखाया था वो इन्होंने यहां दिखा दिया। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है, यस या नो? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक पार्ट खत्म, मैं पार्ट वाइज लेके चल रहा हूं, टाइम ज्यादा लगे लगने दूंगा, पर पार्ट वाइज लेके चलूंगा, ठीक है। कल मैंने एक पार्ट कंप्लीट करा दिया, आज एक पार्ट कंप्लीट करा दिया, अब कल मैं वेक्टर कराऊंगा। बहुत समझने वाला है, बहुत इस चैप्टर की जान है, समझ लो, ठीक है, वेक्टर। इस बार भी क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए थे, ठीक है, हाँ, पर जो बच्चे पढ़ के गए थे मुझसे वो छोड़ के नहीं आए थे, रियलिटी है, खुद देख लेना, ठीक है। मेरे लास्ट ईयर के नोट्स देख लेना, ठीक है, और क्वेश्चन को देख लेना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने बच्चे तो जानते ही हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो देखो 2020 में आया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बताओ भाई, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे इसको, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। देखो, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। यस, रिकॉग्नाइजेशन, इंस्पेक्टिंग का मतलब है रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं ये लोग, ठीक है। दे कट स्टैंड ऑफ डीएनए एट अ पैलिंड्रोमिक साइट, पैलिंड्रोमिक साइट पर कट करते हैं, नो डाउट। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ तभी तो यूजफुल भी हैं। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग लाइगेज, यस, लाइगेज यूज करके आप उसको जोड़ लेते हो, डीएनए लाइगेज या T4 लाइगेज, कुछ भी बोलो, चारों सही है,
ठीक है, पूछा क्या है, रॉन्ग पूछा है इसने। क्या पूछा है इसने, रॉन्ग पूछा है। पर किसके रिगार्ड में पूछा, रिगार्ड रिस्ट्रक्शन एंजाइम, जबकि यहां बात किसी कर रहे हैं हम, डीएनए लाइगेज, सही है पर लाइगेज के रिगार्ड में, इसलिए रॉन्ग क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन रॉन्ग आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बेचारे गलत करके आए थे, उसको समझ ही नहीं पाए थे, ठीक है। A specific recognizing sequence identified by the endonuclease to make cut at a specific position within the DNA is a, कहां पर कट करता है, पॉली ए टेल ऑफ सीक्वेंस, डिजेनरेट प्रिंट सीक्वेंस, ओकाजाकी सीक्वेंस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट अभी पढ़ोगे आप रेप्लिकेशन में, या पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये तो सिंपल समझ में आ गया, पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए स्टैंड एट अ लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, यस ये भी सही है, ठीक है। जैसे मानो जी ए ए टी टी सी, सी टी टी ए ए जी, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, ई को R1, ई को R1 सेंटर से थोड़ा हटके कट करेगा, सेंटर से थोड़ा हटके कट करेगा, सेंटर पॉइंट है, सेंटर से थोड़ा हटके, सेंटर से थोड़ा हटके यहां कट करेगा, तभी तो जिग जैग आएगा, तो इसके हिसाब से तो ये भी ठीक है, ठीक है। इन द, ठीक है, लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट, भाई दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। In the following palindromic sequence of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? Particular का मतलब जो आपके सिलेबस में है वो ढूंढना है आपको। तो GATACT मैंने तो नहीं पढ़ाया, GAATTC, GAATTC, CTTAAG, ये ठीक है, ये तो पढ़ा है मैंने, ठीक है। समझ, टीटी पहले आया तो ये किसमें आ गया, ई को R1, किसका है, ई को R1, ई को R1, CTC नहीं है, GTA ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द, देखो 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर, समझ गए हो, मॉलिक्यूलर सीजर कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 24 का क्वेश्चन देखो, हिंद टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ, हिंद टू 6 बेस पेयर से मिलके बनता है, अभी बताया 6 बेस पेयर, सोचना ही नहीं है, समझे। तो आज मजा आया होगा आपको, ठीक है, चीज समझ में आई होगी। कल का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कल मिलते हैं, ठीक है, सेशन में। तो भाई इसको अच्छे से कर लेना, रिवीजन मैं करा के चलूंगा, और आज का रिवीजन कल मैं फिर कराऊंगा, और तब मैं स्टार्ट करूंगा वेक्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।